So this is going to be the fifth lecture of photochemistry, and in this lecture we are going to be studying about laws of photochemistry. अब लेक्चर थर्ड में हमने लाइट के फिजिकल इफेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया था कि हमने उसमें दो फोटो फिजिकल लॉज को भी डिस्कस किया था, दैट इज़ बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ, एंड उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या थी वो सब हमने लेक्चर थर्ड में हमने डिस्कस की थी. अब इस वाले लेक्चर में we are going to be discussing about chemical effects of light, यानी लाइट की वजह से कौन कौन सी केमिकल चेंजेस आ सकती है. ये हम इसको समझने के लिए हम दो फोटो केमिकल लॉज का इस्तेमाल करते हैं. द फर्स्ट लॉ इज दैट इज ग्रोथ एंड ड्रैपर्स लॉ. अब ये लॉ जो है इससे हम ये पता कर सकते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जब एक मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उस लाइट के एब्जॉर्ब होने की वजह से कौन कौन सी केमिकल चेंजेस एक मॉलिक्यूल में आ सकती है. ये हमें दो फोटो केमिकल लॉज की वजह से हमें ये चीज़ें पता चलती है. अब ग्रोथ और ड्रैपर्स लॉ जो है ये हमें ये बताता है कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के करने के लिए एक मॉलिक्यूल का लाइट को एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है. यानी कि कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन तब तक पॉसिबल नहीं होती जब तक कि वो मॉलिक्यूल या वो एटम लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता. यानी कि जब एक मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तभी वो केपेबल बन जाता है लाइट की फोटोकेमिकल रिएक्शन के करने को. और इस लॉ को प्रपोज किया था ग्रोथ ने और एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था ड्रैपर्स ने. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल ए है. अब ये मॉलिक्यूल जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा यानी कि यूवी विजिबल रेडिएशन को जब ये एब्जॉर्ब करेगा ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा, ये वी कैन से ये मॉलिक्यूल इस लाइट की वजह से एक्टिवेट होता है, यानी कि दिस मॉलिक्यूल गेट्स एक्टिवेटेड. और वी कैन से कि इस मॉलिक्यूल में एक ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है, यानी कि वी कैन से कि ये मॉलिक्यूल जो है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी पैदा हो जाती है. ये मॉलिक्यूल अब केपेबल बन जाता है कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के करने के लिए. अब ग्रोथ और ड्रैपर्स लॉ को हम स्टडी करते हैं अंडर टू प्रोसेसेस. फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोसेस. अब प्राइमरी प्रोसेस हमें ये सब चीज़ें बताता है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस की है. यानी कि एक मॉलिक्यूल तभी फोटोकेमिकल रिएक्शन करेगा, तभी वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा जब ये मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. एंड द सेकंड थिंग इज दैट इज सेकेंडरी प्रोसेस. अब सेकेंडरी प्रोसेस हमें ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल जब एक्टिवेट हो गया, जब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, अब ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इस लाइट के साथ क्या करेगा इस लाइट के साथ, ये हमें सेकेंडरी प्रोसेस एक्सप्लेन करता है. अब सेकेंडरी प्रोसेस जो है ये हमें ये बताता है कि ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को यूज़ कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता है, और फ्लोरिसेंस दिखा सकता है, रेजोनेंस फ्लोरिसेंस दिखा सकता है, फॉस्फोरेसेंस दिखा सकता है, और वी कैन से ऑर्डिनरी फ्लोरेसेंस दिखा सकता है, या एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन भी हो सकती है इस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से ये फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं कर सकता. अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस ऑकर होती है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी. लेकिन अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं होती है तब ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट्स. यानी कि ये था ग्रोथ एंड ड्रैपर्स लॉ. एंड वी कैन से सेकेंडरी प्रोसेस जो है ये हमें 100% श्योरिटी नहीं देता कि ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करेगा. यानी वी कैन से जो सेकेंडरी प्रोसेस जो है, और वी कैन से जो ग्रोथ एंड ड्रैपर्स लॉ जो है दैट इज प्योरली अ क्वांटिटेटिव लॉ. अब जो दूसरा फोटोकेमिकल लॉ जो हमें स्टडी करना है दैट इज स्टार्क एंड आइंस्टाइन्स लॉ, और जिसे हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं. अब स्टार्क एंड आइंस्टाइन्स लॉ जो है इसको प्रपोज किया था स्टार्क ने, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था आइंस्टाइन ने. अब स्टार्क एंड आइंस्टाइन्स लॉ जो है ये हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल एट अ टाइम एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है. अब फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक सोडियम एटम है। अब इस सोडियम एटम पे हम 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और यूवी विजिबल रेडिएशंस इस पे डालते हैं। अब एक की वेवलेंथ है 588 नैनोमीटर एंड दूसरे की है 589 नैनोमीटर एंड तीसरे की जो एनर्जी है दैट इज 587 नैनोमीटर। अब अगर मैंने एक सोलो सोडियम एटम पे 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या 3 यूवी विजिबल रेडिएशंस मैंने इस सोडियम एटम पे डाली, तो ये इन तीनों में से सिर्फ एक ही एनर्जी को या एक ही फोटोन या एक ही क्वांटा को एट अ टाइम एब्जॉर्ब कर सकता है। ये इन तीनों को एट अ टाइम एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सो दिस इज अबाउट, ये हमें बताता है, ये हमें स्टार्क और आइंस्टाइन्स लॉ एक्सप्लेन करता है। एंड वी नो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। एंड वी ऑल्सो नो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, यानी वी कैन से दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब स्टार्क एंड आइंस्टाइन्स लॉ जो है इसको भी हम 2 प्रोसेस में स्टडी करते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज प्राइमरी प्रोसेस। अब प्राइमरी प्रोसेस जो है ये हमें बताता है कि एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में 4 एटम्स हैं, ये 4 एटम्स जो है ये एट अ टाइम सिर्फ 4 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ना कि ये 3 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ना कि ये 5 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स ही एट अ टाइम ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट इज द सेकेंडरी प्रोसेस। अब अगर हम पहले प्राइमरी प्रोसेस के बारे में और हम डिस्कस करना चाहे तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्राइमरी प्रोसेस है, जब एक मॉलिक्यूल फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है तो ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है। अब ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बहुत सारी चीज़ें इस एक्टिवेशन एनर्जी जो इसने गेन की है इससे ये बहुत सारी और चीज़ें कर सकता है, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आयोनाइजेशन या और सारी चीज़ें ये इस एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कर सकता है। अब जो सेकेंडरी प्रोसेस है, अब जो दूसरा है दैट इज द सेकेंडरी प्रोसेस। अब सेकेंडरी प्रोसेस जो है, सेकेंडरी प्रोसेस हमें ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फोटोकेमिकल रिएक्शन कर भी सकता है या फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं भी कर सकता। और सेकेंडरी प्रोसेस जो है ये हमें एक और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जाम्पल 10⁶ मिलियन रिएक्शन समटाइम्स ऑकर जब एक फोटोन एब्जॉर्ब होता है, यानी एक फोटोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कभी कभी एक फोटोन 10⁶ मिलियन रिएक्शंस भी कर सकता है। और वी कैन से 10⁶ मिलियन रिएक्शंस एक रिएक्शन नहीं हो सकती जब 10⁶ मिलियन फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे। अब ऐसा क्यों है कि एक फोटोन 10⁶ मिलियन रिएक्शंस भी करा सकता है और एक 10⁶ मिलियन फोटॉन्स एक रिएक्शन भी नहीं करा सकते? अब ऐसा क्यों होता है? अब अगर हम पहला केस देखें, इसकी वजह होती है फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस। अब फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन जो है, एक मॉलिक्यूल जब फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन के एब्जॉर्ब करने की वजह से ये एक मॉलिक्यूल जो एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अपनी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल को भी एक्टिवेट करा सकता है। एंड देन दिस चेन गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड वी कैन से ये जो एक फोटोन 10⁶ मिलियन रिएक्शंस करा रहा था, इसकी वजह थी फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस। अगर यहाँ हम देखते हैं 10⁶ मिलियन फोटॉन्स, अगर फॉर एग्जांपल एक सैंपल पे हमारे पास कोई सैंपल है, इस सैंपल में 10⁶ मिलियन फोटॉन्स हमने यहाँ पे इस सैंपल पे डाले, लेकिन वी ऑब्जर्व कि एक भी फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। अब ये ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे प्रॉपर एनर्जी ऑफ फोटोन हम प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोडियम है, अब सोडियम पे मैंने 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली, एक की वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, दैट इज 590 एंड दैट इज 591 नैनोमीटर। अब सोडियम जो है प्रॉपर एनर्जी जो है यहाँ पे है वो 589 नैनोमीटर की है, यानी कि जब भी हमें सोडियम में एक रिएक्शन, कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन करानी होगी, हमें सिर्फ 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। अगर इससे कम की वेवलेंथ या इससे ज़्यादा की वेवलेंथ हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। एंड दूसरी वजह जो यहाँ पे है दैट इज़
यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पे फ्लोरिसेंस दिखा सकता है या आयोनाइजेशन दिखा सकता है या रेजोनेंस फ्लोरिसेंस दिखाता है या कुछ और प्रोसेस भी यहाँ पे दिखा सकता है जिसकी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑकर नहीं होती। सो वी कैन से जो स्टार्क एंड आइंस्टाइन लॉ जो है ये हमें ये एक्सप्लेन ही नहीं करता कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस के करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी होगी, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम डिफरेंट प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं एंड जिसकी वजह से सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन ही होगी, ये हमें इस बारे में नहीं बताता। एंड वी कैन से दैट इज ऑल्सो ए क्वांटिटेटिव लॉ। अब फॉर एग्जांपल एक एटम एट अ टाइम एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ये तो हमें ऑलरेडी इससे पता चला। एंड सिमिलरली टू एटम्स कैन एब्जॉर्ब टू फोटॉन्स एट अ टाइम एंड n नंबर ऑफ एटम्स कैन एब्जॉर्ब n नंबर ऑफ फोटॉन्स एट अ टाइम। अब इससे हम ये एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू n naught h nu. This n naught is Avogadro's number, or we can say number of moles, and h is Planck's constant, and this is the frequency. And ये जो है this is our first relation and this is our second relation. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E is equal to n naught h c upon lambda। अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर इनके हम वैल्यूज देंगे तो हमें ये मिलता है E is equal to 11.97 into 10 raised to power 5 by lambda किलो जूल पर मोल। इससे हमें एक रिलेशन मिलती है जिससे हम एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री।